आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। कल हम लोग ने नर्मदा की कहानी पार्ट 6 में हम लोग ने पढ़ा कि किस तरह लेखक जो है अमृतलाल बेगड़ नर्मदा के तट से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग अब पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। पेज नंबर 40 से हम लोग आज शुरू करते हैं। विलम्ब नर्मदा भी नहीं चाहती थी। तेज गति से कूदती उछलती नीचे उतर रही थी। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ है। आते समय हम इसे 2 घंटे में चढ़ गए। उस समय नर्मदा का साथ छोड़ दिया था। सीधे पगडंडी से चढ़ें। इस बार नर्मदा के किनारे किनारे बिना पगडंडी के उतर रहे थे। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और सकरी में से बहती हुई तनवंगी नर्मदा। तीसरे पहर घाटी चौड़ी होने लगी। मैं समझ गया कि पहाड़ खत्म होने को आ गया है। हमारी खुशी का क्या कहना। यहाँ से नर्मदा जो थी वो चंचल बहती हुई ना विलम्ब करती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी। और लेखक जो है अमरकंटक की पहाड़ कोई बड़ा पहाड़ नहीं था, उसे लेखक ने 2 घंटे में चढ़ाई पूरी कर ली। और उन्होंने नर्मदा का साथ छोड़ करके धीरे धीरे पगडंडी के सहारे, मैंने कल भी बताया था पगडंडी किसे कहा जाता है, पगडंडी के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। और इस बार नर्मदा किनारे किनारे बिना पगडंडी के, अब क्या वो नर्मदा का साथ छोड़ करके बिना पगडंडी के नीचे उतरने लगे। और जो बहुत देर तक नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे और उन्होंने देखा कि अब आमने सामने ऊंचे हरे भरे पहाड़ और बीच में गहरी और सकरी का मतलब होता है तंग रास्ता, है ना। सकरी में से बहती हुई जो नदी है नर्मदा, वो क्या हो रहा है, आगे की ओर जा कर के चौड़ी होती जा रही है। तनवंगी का मतलब होता है दुबले पतले शरीर वाला, है ना। वो दुबले पतले, मैंने पहले वो दुबले पतले होकर के मीन्स थोड़ा जगह लेकर के नर्मदा बह रही थी, लेकिन आगे जा कर के नर्मदा क्या हो जाती है, चौड़ी घाटी में तब्दील हो जाती है। और लेखक को उस समय ये समझ में आ गया कि अब जो है पहाड़ खत्म हो रहा है और लेखक के खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। अमरकंटक का नाम मैकाल भी है, इसलिए नर्मदा का नाम मैकाल सुता भी है। मैकाल अपनी बिटिया को इस घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया, इसे आज हमने अपनी आँखों से देखा। यहाँ पर अमरकंटक को मैकाल भी कहा जाता है, और नर्मदा का नाम मैकाल सुता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि महाभारत काल में नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है, इस तरह नर्मदा का दूसरा नाम मैकाल सुता भी है। और मैकाल जो है नर्मदा उसकी क्या है, बेटी है। और मैकाल अपनी बेटी को बड़ी हिफाजत के साथ नीचे की ओर छोड़कर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे माता पिता अपने बेटियों की बड़ी हिफाजत करते, हर जगह उनके साथ रहते हैं और उन्हें हर जगह अपना प्रोटेक्शन देते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैकाल जो है अपनी बेटी नर्मदा को बड़ी हिफाजत के साथ नीचे की ओर छोड़ आता है। आने जाने पर पगडंडी मिल गई। इक्के दुक्के ग्रामीण भी दिखाई देने लगे। शाम होते होते पकड़ी सोढ़ा पहुँचे। सवेरे आगे बढ़े। सामने से सूखे खेतों में से बहती नर्मदा साफ दिखाई दे रही थी। अब लेखक क्या किया, वहाँ से पगडंडी मिल गई और पगडंडी के सहारे वो आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें 1-2 ग्रामीण, जो गांव के रहने वाले होते हैं उसको ग्रामीण कहा जाता है, 1-2 ग्रामीण उन्हें दिखाई देने लगे। चलते चलते शाम हो गई और
लेखक जो है पकड़ी सोढ़ा एक जगह का नाम है, वहाँ पर लेखक पहुँच गए। लेखक ने रात भर वहाँ विश्राम किया और सवेरे होते ही वह अपनी यात्रा फिर शुरू की। सामने उन्हें सूखे खेतों में नर्मदा बहती हुई साफ दिखाई देने लगी। अभी तक तंग घाटी के घने वन में नर्मदा छुपी थी, मुश्किल से ही नज़र आती थी, लेकिन यहाँ वह दूर से ही साफ साफ दिखाई देती। नर्मदा का जन्म मानो गौरैये की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई, अंडे में बाहर व नीचे निकली है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्हें नर्मदा जो है बहुत साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ घंटे पहले नर्मदा को देखना लेखक के लिए बहुत ही मुश्किल का काम था, क्योंकि वह तंग गली से होकर गुजर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह चौड़ी होती गई और उनसे देखना आसान हो गया, साफ हो गया। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि वो एक गौरैये के समान है। आप लोगों ने गौरैया देखा होगा। गौरैया क्या होता है कि अपने बच्चे को जन्म देती है घोंसले के अंदर अंडा का रूप में, और जैसे ही अंडे में से बच्चा निकलता है तो वह नीचे की ओर या ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर देता। ठीक उसी प्रकार नर्मदा जो है अमरकंटक से जन्म लेकर के तंग गली होते हुए अचानक से फिर क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। आगे एक पेड़ की छाया में भोजन बनाने बैठे। पास में किरंगी गांव है, वहाँ का एक ग्रामीण नहाने आया था। हमारे बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। कहने लगा, गुरुजी, हमारे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा है, जरूर आइएगा, घर पर ही ठहरिएगा। अब लेखक क्या हुआ कि धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक गांव में वो रुककर पेड़ की छाया में रुककर अपने लिए भोजन पकाया, और वहीं पर एक ग्रामीण जो नहाने आया था वो लेखक के बारे में जाना तो उसे बहुत ही खुशी हुई, और वो खुशी खुशी लेखक से कहने लगा कि गुरुजी, मेरे घर में आज अखंड कीर्तन होने वाली है, आप जरूर आइएगा मेरे घर, और आना ही नहीं है, आपको मेरे घर में रुकना भी है। उसके पास पहुँचे। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम का विवाह था, तो वहाँ 2 दिन रह गए। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया था। 2 साल से उसमें फल लग रहे थे, लेकिन जब तक वह उस पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता। यहाँ का रिवाज है, सो चमेली बेल के साथ आम का विवाह रचाएगा। लेखक गांव गया और उस ग्रामीण के घर पहुंचा, तो वहाँ उसने क्या पाया कि अखंड कीर्तन चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि दूसरे दिन आम का विवाह था। सुनकर बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि आम की भी कभी शादी होती है। तो ये कहानी, ये वृत्तांत के द्वारा हम लोग ने ये जानकारी हासिल की कि नर्मदा के तट पर चलने से वहाँ लेखक ने पाया कि आम का विवाह था, और वहाँ लेखक 2 दिन रहा। पूरी विवाह को उसने क्या किया, अपनी आँखों से देखा। 2 दिन लेखक वहाँ रहा और उसने क्या पाया कि उसके जो पड़ोसी के घर में एक आम का पेड़ लगा था, और 2 साल से उसमें आम लग रहे थे। यहाँ तो हम लोग के घर में अगर आम का पेड़ रहेगा तो क्या होगा, अगर फल लगा वो फल तुरंत तोड़कर हम लोग खा लेते, लेकिन ये फल 2 साल तक उसमें आम के पेड़ लगे, लेकिन कोई उस फल को नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वहाँ का रिवाज था कि जब तक पेड़ का विवाह नहीं किया जाए तब तक उस पेड़ का फल नहीं खाया जा सकता। तो इसलिए शादी की तैयारी चल रही थी, और पेड़ का शादी, आम के पेड़ की शादी किससे हो रही थी? चमेली के बेल के साथ, है ना, और उसके साथ आम का विवाह को रचाया गया। पंडित जी आए, विधिवत विवाह हो रहा है। हम सब यह ध्यानपूर्वक देखते रहें। गांव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान रस खोलते हैं। अब लेखक क्या हुआ कि वह देखने लगा कि किस तरह
आम का विवाह हो रहा है, और विवाह भी ऐसे तैसे नहीं, पूरी विधिवत तरीके से हो रही थी, पूरी विधि के साथ। जैसे हम लोग अपना विवाह पूरे तौर तरीके से करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ठीक उसी तरह पंडित भी आते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार पंडित जी आए, लोग इकट्ठे हुए और पूरे रीति रिवाज से उनका पेड़ का विवाह होने लगा। और लेखक ने जाना कि गांव के लोग का जीवन बहुत ही कठोर होता है, क्योंकि हमारी तरह उनके पास ऐसी सुख सुविधाएं नहीं है। बहुत ही कठोर जीवन होने के बावजूद ऐसे अनुष्ठान, ऐसे तरीके उनके जीवन में रस घोलते हैं। ये जो त्यौहार होता है, ये विवाह होती है, ये क्या होता है, हमारे जीवन में रस घोलते हैं, हमको जीने का तरीका सिखाते हैं, हमें आनंद का अनुभव होता है इन्हें सेलिब्रेट करके। गरका मट्टा में गोपी कोटवार के घर में रहे। गांव में एक जगह शादी हो रही थी, हम भी शामिल हुए। भंवरे पड़ रही थी, सभी ने दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे, मैंने भी पूजे। दुल्हन के हाथ में 2 रुपये रखे तो तहलका मच गया। एक मज़े की बात यह थी, यह लड़की का नहीं, लड़के का घर था। अब क्या है कि लेखक जो है गोपी कोटवार में गरका मटका एक जगह है, उसके घर में लेखक रहा, और यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर भी एक जगह शादी हो रही थी और लेखक उस शादी में भी शामिल हुआ। जिस तरह हिंदू धर्म में शादी होती है तो भंवरे पड़ी जाती है, 7 फेरे लिए जाते हैं, तो यहाँ भी फेरे पड़े और सभी लोगों ने दूल्हा और दुल्हन के पैर को क्या किया, पूजा। और लेखक ने भी उस विधि को किया और लड़की के हाथ में उन्होंने 2 रुपये रख दिए। और जैसे ही लेखक ने 2 रुपये रखा तो वहाँ पर एक तहलका मच गया। क्यों तहलका मच गया? क्योंकि यह लड़की का घर नहीं था, लड़के का घर था। क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है कि विवाह के समय लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष के घर में आकर के विवाह करते हैं, लेकिन ये गरका मटका जो जगह है वहाँ पर जस्ट अपोजिट था। लड़की वाले लड़के के घर में आकर के विवाह कर रहे थे। यहाँ 4 भंवरे लड़की के घर में पड़ती है, 3 भंवरे 3 लड़के के घर। यहाँ से चलने पर नर्मदा का एक प्रपात देखने को मिला। नर्मदा की 20 प्रपातों में सबसे लुहरा, कोई 1 मीटर ऊंचा। पानी ने पथरीले पाट को काट छाट कर खोखला बना दिया है, मानो नदी में कोठियाँ बनी हो, इसलिए इसका नाम कोठी घुघरा भी है। घुघर से घुघरा यानी प्रपात। अब क्या हुआ कि इस विभाग की एक मज़ेदार बात ये भी होती है कि यहाँ पर 4 जो फेरे होते हैं, हमने बताया आपको कि 7 फेरे पड़ते हैं और 7 फेरे लड़की के घर में ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट था। 4 फेरे लड़की के घर में पड़ी और 3 फेरे लड़के के घर में। अब इस शादी को देखने के बाद लेखक आगे की ओर बढ़े और जब आगे चलने लगे तो उन्होंने नर्मदा का एक प्रपात में झरना देखा, और वह झरना जो है वह एक लोटे के समान, लोटा का देखते हो जैसे लोटे से हम लोग पानी गिराते, ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा है कि लोटे की तरह उसमें से 1 मीटर ऊंचा नर्मदा की 20 प्रपात देखने को लेखक को वहाँ मिली। ऊंचा पानी में पथरीले पाट को काट छाट कर खोखला कर दिया। और क्या है कि बहुत ऊंचाई से जब पानी पत्थर पर पड़ा तो पत्थर पर रोज़ दिन पानी पड़ते पड़ते पत्थर को उन्होंने काट छाट कर खोखला बना दिया, मानो नदी में कोठियाँ बनी हो। और ऐसा लगने लगा कि रोज़ दिन पानी के पड़ने से वहाँ पर खोखला होते होते कोठी बन गई है। कोठी देखते छोटे कोठी बन गई, इसलिए इस कोठी के बनने से ही नाम इसका कोठी घुघरा हो गया। और घुघरा का मतलब होता है प्रपात मीन्स झरना। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और अगले क्लास में इसके आगे हम लोग जाएंगे। आज इसके बाद मैं आप लोगों को इससे कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको देने जा रही हूँ। आप लोग सिलसिलेवार से
शब्दार्थ, लेखक परिचय को आप लिखना अपनी कॉपी में लिखेंगे और कृपया करके भेजें ताकि हम लोग उसको करेक्शन कर सकें। और बच्चे ध्यान से वीडियो देखिएगा कि इस लॉकडाउन में भी हम लोग बहुत मुश्किल से ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों की, आपकी सुविधा के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड 8 में बच्चे नहीं देख रहे हैं। स्टैंडर्ड 8C की स्थिति बहुत अच्छी है, 8C में बहुत बच्चे एक्टिव हैं, लेकिन 8B, 8D, 8A में बच्चे उतने एक्टिव नहीं हैं, है ना। तो बच्चे आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ये लॉकडाउन की स्थिति में भी आपकी सुविधा के लिए हम लोग ये कार्य को कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।